हम काफी टाइम से लॉज पढ़ रहे हैं. We've been studying about different rights, different liabilities of every person. Every person is entitled to certain rights. And अगर उन rights को violate किया जाए तो violate करने वाले इंसान को punishment मिलती है. But what about the rights of the people who are punished by laws? बेसिकली अक्यूज्ड और कन्विक्टेड लोगों को कोई राइट्स प्रोवाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और जस्ट बिकॉज दे बीन पनिश्ड बाय लॉज उनके सारे राइट्स खत्म हो जाते हैं. Hello everyone, I'm Antara from Career Launcher, and today we'll be discussing about the rights given under the Constitution to any convicted or accused person. Now there are two articles, Article 20 and Article 22 of the Indian Constitution, that deal with the rights of accused and convicted people. But आज हम डील करेंगे with Article 20. We'll try to understand in depth what Article 20 talks about. We'll be discussing Article 22 in our further videos, but today we'll stick to Article 20 and try to understand the basics of it. Article 20 जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू कन्विक्टेड पीपल. Article 20 protects the rights of the convicted people. अब किस तरह से प्रोटेक्ट करता है? तीन वेज में प्रोटेक्ट करता है. फर्स्ट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज. नाउ व्हाट आर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज? हमारे लॉज जो है वो दो तरीके से एनफोर्स किए जाते हैं. एक होता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में, एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट? कोई भी लॉ जब एनफोर्स किया जाता है तो वहां पे ये लिख के आता है कि अगर आज कोई लॉ एनफोर्स है तो वो आज के बाद अप्लाई होगा या पहले से अप्लाई होता रहेगा. मतलब कोई एक एक्ट जो पहले ऑफेंस नहीं था, आज लॉ बना कि वो एक एक्ट ऑफेंस बन गया. एनी पर्सन हु कमिटेड दैट एक्ट बिफोर द पासिंग ऑफ द लॉ, उसको पनिश करेंगे कि नहीं करेंगे? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहता है कि आज अगर लॉ एनफोर्स किया है तो आज के आगे के टाइम के लिए उस लॉ को वैलिड कहा जाएगा, उस एक्ट को ऑफेंस कहा जाएगा जो इस लॉ में ऑफेंस का जिसको इस लॉ ने ऑफेंस कहा है. रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट प्रीवियस टाइम से चलता है. आज कोई लॉ पास हुआ तो आज के पहले भी अगर किसी इंसान ने वो एक्ट किया होगा तो उसको भी इक्वली पनिश किया जाएगा जितना आज के बाद एक्ट कमिट करने वाले को पनिश करेंगे. अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं. से फॉर एग्जांपल, आज ऑन 26th of March आई एम हैविंग अ च्युइंग गम. आज च्युइंग गम खाना हमारे कंट्री में कोई ऑफेंस है क्या? नो, नहीं है. पर कल 27th of March को एक लॉ आता है जो कहता है anyone who has a chewing gum will be punished with 3 years imprisonment or fine or both. Now, because I had a chewing gum a day before the law was passed, will I be punished for it? जब मैंने chewing gum खाया उस समय तो ये ऑफेंस था ही नहीं ना, तो क्या मुझे पनिश किया जाएगा? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ये कहता है कि नहीं, आप अगर आज च्युइंग गम खा रहे हो, लॉ च्युइंग गम खाने के बाद बना है, तो फिर यू विल नॉट बी पनिश्ड. रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ये कहता है कि आपने चाहे वो च्युइंग गम कभी भी खाया हो, अगर लॉ है कि च्युइंग गम खाने वाले को पनिश किया जाएगा, लॉ आपके च्युइंग गम खाने के बाद बना है, स्टिल यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर हैविंग दैट च्युइंग गम. अब protection against ex post facto law, basically Article 20 Clause 1 protects us या stops the law from acting retrospectively. वो ये कहता है कि कोई भी लॉ अगर पास हो रहा है तो उसको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में चलाओ, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में नहीं. अब इसमें दो तरीके से चीजें होती हैं, एक ऑफेंस, एक पेनल्टी. दोनों हमको देखना होता है. जब मैंने च्युइंग गम खाया, क्या वो एक ऑफेंस था? No, it was not an offense. Hence, I should not be punished for that particular act that was done by me, because that was not an offense when I acted upon it. But अगर say for example कोई penalty है, there are amendments that keep on happening on law. अब अगर कोई amendment किसी offense के punishment को बढ़ा देता है, एक act है जिसका punishment है 2 साल, अब अमेंडमेंट आता है और पनिशमेंट हो जाता है उसका 4 साल.
When a person committed that offense, उस समय पनिशमेंट 2 साल था, तो उसको पनिशमेंट 2 साल के ही हिसाब से मिलेगा। अगर ट्रायल चलते चलते में पनिशमेंट बढ़ गया, लॉ आ गया, अमेंडमेंट आ गया, वो अमेंडमेंट इसके ऑफेंस पे असर नहीं करेगा। Why? Because when he acted on that particular offense, उस समय पनिशमेंट 2 साल था। इसका एक केस है जो आपको दिख सकता होगा, 2 केसेस मैंने लिख के रखे हैं। फर्स्ट इज केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें क्या हुआ था, द पर्सन कमिटेड एन ऑफेंस इन द ईयर 1947, जब उस पर्टिकुलर ऑफेंस का पनिशमेंट वाज सर्टेन अमाउंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। अब ट्रायल चलते चलते जजमेंट आते आते 1949 हो गया, 2 साल बीत गए और उतने दौरान में पनिशमेंट इंक्रीज हो गया, जो फाइन था उसको बढ़ा दिया गया। नाउ द कोर्ट ऑर्डर्ड हिम फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ, उसको नए फाइन को पे करने को बोला गया। यहां सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि नहीं, वी कांट ऑर्डर एन इंक्रीज पनिशमेंट फॉर एन एक्ट दैट वाज कमिटेड एट द टाइम व्हेन द पनिशमेंट वाज एट द लोअर साइड। अगर आपने जब ऑफेंस कमिट किया था उस टाइम पनिशमेंट कम था एंड ड्यूरिंग द ट्रायल पनिशमेंट बढ़ा है, तो आपको बढ़ा हुआ पनिशमेंट नहीं, हमेशा कम पनिशमेंट ही मिलेगा। एंड दिस पर्टिकुलर केस एज वेल, द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट the person, the accused person should be punished according to the law that was in existence at the time when he committed the offense। बाद में अगर पनिशमेंट बढ़ गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। But then there is one second case, that is Ratan Lal versus State of Punjab। इसने भी इसी पॉइंट पे बात की है, लेकिन सिचुएशन थोड़ा उल्टा हो गया। इसने क्या बोला, अगर आपने आज एक ऑफेंस किया जिसका पनिशमेंट 2 साल है, बाद में बढ़ा दिया, तो हमने केदारनाथ में पढ़ लिया कि आपको बढ़ा हुआ पनिशमेंट नहीं मिलेगा, जिस दिन आपने ऑफेंस किया उस दिन के हिसाब से पनिशमेंट मिलेगा। रतन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बोला कि अगर पनिशमेंट किसी ऑफेंस का घट जाता है ड्यूरिंग ट्रायल, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। मतलब आज मैंने एक ऑफेंस किया जिसका पनिशमेंट इज 2 years। नाउ ड्यूरिंग द ट्रायल, जब तक ट्रायल चला, एक अमेंडमेंट आया, उस पर्टिकुलर ऑफेंस का पनिशमेंट कम करके कर दिया 1 साल। नाउ द अक्यूज्ड पर्सन कैन टेक दैट बेनिफिट और अपने पनिशमेंट को रिड्यूस करवा सकता है। सो अगर पनिशमेंट बढ़ रहा है तो आपको बढ़ा पनिशमेंट नहीं मिलेगा, आप पुराने एक्ट के हिसाब से ही चलोगे। अगर पनिशमेंट घट रहा है, you will get that benefit और आप reduced punishment ले सकते हो under Article 20 Clause 1। Now let's come to Article 20 Clause 2 that gives us protection against double jeopardy। अब इसका एक legal maxim है जो आपको दिख रहा होगा, nemo debet bis vexari। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है no man shall be punished twice for the same offense। अब ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस कैसे पनिश होगा? इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स है जो फुलफिल होने चाहिए। अ पर्सन शुड बी अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, उसका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, कोर्ट प्रोसीडिंग्स चलनी चाहिए, और उस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग के जजमेंट में उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अगर ये तीनों इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होते हैं और अगेन उस पे एक कोर्ट प्रोसीडिंग चालू कर दिया जाता है फॉर द सेम ऑफेंस दैट ही कमिटेड, तो वो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का बेनिफिट ले सकता है, क्लेम करके वो सेकंड कन्विक्शन या सेकंड प्रोसिक्यूशन को रोक सकता है। बट ये जो सेकंड प्रोसिक्यूशन है ये भी जुडिशियल ही होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज आपको देखना होगा कि अगर कोई नए केस के लिए उस पे नया प्रोसिक्यूशन चलाया जा रहा है, तब फिर वो प्रोसिक्यूशन चल सकता है और वहां 20 क्लॉज 2 का बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, अ पर्सन वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, उसने चोरी करी थी, उस पे केस चला, उसको पनिशमेंट मिला 3 साल का पनिशमेंट। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज पनिशमेंट एक नया केस सामने आया रिलेटेड टू दैट थेफ्ट, बट देन उसने ये बोला कि थेफ्ट के साथ साथ उसने एक्सटॉर्शन भी कमिट किया था। नाउ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एक्सटॉर्शन इज कंप्लीटली डिफरेंट विद द इंग्रेडिएंट्स ऑफ थेफ्ट। अब पहला कन्विक्शन उसका थेफ्ट में हुआ था, अगर सेम सिचुएशन में भी लेकिन अगर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के साथ नए ऑफेंस आ जाते हैं तो वहां पे नए सिरे से आपका प्रोसिक्यूशन चल सकता है, वहां आपको 20 क्लॉज 2 का बेनिफिट नहीं मिलेगा।
अब इसमें एक केस देखो, मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जो यहाँ लिख के रखा है। अब इस केस में क्या हुआ था, एक इंसान फॉरेन कंट्री से बहुत सारा गोल्ड लेकर के इंडिया आया विदाउट एनी डिक्लेरेशन। अब उसको सी कस्टम्स अथॉरिटी ने पकड़ा और उसके सारे गोल्ड को कर लिया सीज। अब आफ्टर दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट हैपेंड, कुछ दिन के बाद फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंडर उस पे प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुआ, उस पे केस स्टार्ट हुआ, जब इसने द अक्यूज्ड पर्सन ही टुक द बेनिफिट ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 2 स्टेटिंग कि डबल जियोपार्डी इज नॉट वैलिड। भाई साहब मेरे साथ हो गया ना, मेरे गोल्ड को सीज कर दिया, अब मेरे पे केस क्यों चला रहे हो? तो यहाँ कोर्ट ने बोला था डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग होना और जुडिशियल प्रोसीडिंग होना दोनों ही अलग चीजें होती हैं। डबल जियोपार्डी का बेनिफिट लेने के लिए जुडिशियल प्रोसीडिंग का होना जरूरी होता है। जस्ट बिकॉज योर गोल्ड गॉट सीज डज नॉट मीन आप पे कोई प्रोसीडिंग चला है। यहाँ आप डबल जियोपार्डी नहीं ले सकते हो। हाँ, अगर आप पे कोर्ट में कोई केस चला होता, उसमें पनिशमेंट मिला होता और उसके बाद नए सिरे से सेम ऑफेंस के लिए सेम केस चलता, तो वहां डबल जियोपार्डी ले सकते थे। बट बिकॉज गोल्ड को सीज करना जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं था, हेंस हियर नो बेनिफिट अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 2 कैन बी प्रोवाइडेड. Now let's come to the third and the last benefit that a person, accused or convicted person gets, that is protection against self-incrimination. Legal maxim, nemo tenitur prodre accusare ipsum. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है no man shall be forced to become a witness in his own case. अपने खुद के केस में आपको विटनेस बनने के लिए, अपने खुद के केस में कुछ भी बोलने के लिए आपको फोर्स नहीं किया जा सकता है। अब अगर से फॉर एग्जाम्पल यू आर आस्क्ड अ पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसका आंसर देके आप खुद को ही केस में फंसा लोगे, जहां पे आपका ही गिल्ट प्रूव हो जाएगा, द कोर्ट सेज यू आर फ्री टू स्टे साइलेंट, यू आर नॉट बाउंड टू आंसर सच क्वेश्चंस. Two cases, first नंदिनी सतपति वर्सेस पीएल रानी. अब इस केस में क्या हुआ था, करप्शन का चार्ज लगा था और पुलिस स्टेशन बुलाया गया था टू द अक्यूज्ड पर्सन. एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दिए गए थे फ्रॉम द पुलिस ऑफिसर कि इनको आंसर करो, and the accused refused to answer any question of the list, stating कि इससे तो मेरा सेल्फ इंक्रिमिनेशन हो सकता है. आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंडर आई एम protected from self incriminating myself. अब यहाँ पुलिस ने सेक्शन 179 सीआरपीसी का हेल्प लिया और बोला कि अगर पुलिस ऑफिसर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है एंड यू रिफ्यूज टू आंसर इट, इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस. सो इट इज मैंडेटरी कि अगर हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं यू हैव टू आंसर इट. बट कोर्ट ने इसमें बोला कि सेक्शन 179 ऑफ सीआरपीसी डेफिनेटली आस्क्स यू टू आंसर एनी क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड बाय द पुलिस ऑफिसर, बट ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो आपके ही अगेंस्ट यूज हो सके, वैसे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप बाउंड नहीं हो एंड यू आर फ्री टू रिफ्यूज एनी सच क्वेश्चंस. Section 161 of CRPC also says that आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन आंसर करने के लिए बाउंड नहीं होते हो जिससे सेल्फ इंक्रिमिनेशन हो सके, जिससे आप खुद को ही एक्सपोज कर दो. नाउ सेकेंड केस, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू ओगर. इसमें क्या हुआ था, इस पर्टिकुलर केस में थंब इम्प्रेशन मांगा गया था फ्रॉम द अक्यूज्ड पर्सन एंड ही रिफ्यूज्ड, स्टेटिंग कि ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट है. I won't give my thumb impression because Article 20 Clause 3 protects me from them. यहाँ कोर्ट ने बोला सिग्नेचर, कोई भी राइटिंग सैंपल्स, कोई भी थंब इम्प्रेशन, ये आपको टू बी विटनेस की कैटेगरी में नहीं डालता है एंड हेंस यू कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 इफ यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रोड्यूस योर थंब इम्प्रेशन और योर सिग्नेचर और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. I hope this video helped you. In the further videos, we'll deal with certain different legal provisions, so stay tuned.